Hello everyone, so welcome back to our channel A classes and if you are new to this channel तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाए। चलिए इस लेक्चर सीरीज में हम लोग अपनी सेकंड चैप्टर की बात करते हैं बीएसटी की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके फ्लो चार्ट को ध्यान से समझते हैं। स्क्रीन पे देखिए जल्दी से क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंसेप्ट की। ठीक है, कंसेप्ट क्या कह रहा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड मीन्स बहुत ही ज्यादा विस्तार में देना किसी चीज को। ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। दे आर नॉट as rigid as pure science. They deal with human behavior so to be applied creatively according to demand of the situation. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, समझते हैं इस चीज को। देखिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को बताया जा रहा है कि ये एक बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में आपको दिए रहते हैं। ठीक है, अच्छे से डिफाइन होंगे आपको और ये जनरल गाइडलाइंस है। कोई भी सिचुएशन अगर आप अराइज होती है तो उस सिचुएशन पे कैसे डिसीजन मेकिंग करना है ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको सिखाते हैं। ठीक है, अब किससे रिलेटेड डिसीजंस की बात हो रही है, ह्यूमन बिहेवियर के, क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है साइकोलॉजिकल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में आपने समझा। ठीक है, तो इसी पर्सपेक्टिव से हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल भी डील करता है। ठीक है, अब देखिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को रिजिड नहीं माना जाता। रिजिडिटी मतलब क्या होता है कि एक जगह पे स्थिरता दिखाना, मतलब एज इट इज। जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी इक्वेशन है इज इक्वल टू mc स्क्वायर, तो ये इक्वेशन जो भी दी गई थी ये एज इट इज रहने वाली है। न्यूटन्स के जो लॉ हैं वो एज इट इज रहने वाले हैं, उसमें कोई भी चेंज किसी तरीके का नहीं आ रहा है। ठीक है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल नेचर का माना जाता है। ठीक है, इसे रिजिड नहीं माना जाता। फ्लेक्सिबल क्यों माना जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, our situation, we can change these principles as per our situation। पूरी तरीके से चेंज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, पार्शियली आप इसमें थोड़े से चेंजेस करके आप अपने प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कि किस तरीके की आपकी क्रिएटिविटी है, किस तरीके से आप सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, वो चीज आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या मेंशन है। नेक्स्ट देखिए आपसे बात कर रहा है नेचर की। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है। देखिए सबसे पहले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, हर जगह पे अप्लाइड होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट हर जगह पे ही अप्लाई होता है, हर एक सिचुएशन में, हर एक एस्पेक्ट पे मैनेजमेंट होता है। ठीक है, आप भी अपने लेवल पे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी अपनी जगह पे चीजों को मैनेज कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल जो भी अपने आसपास देखते हैं चीजों को मैनेज करता है, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल है। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स की एप्लीकेबिलिटी यूनिवर्सल मानी जा रही है। ठीक है, ये एक जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस है जिसे आप अगर मानेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स वाइल मैनेजिंग वो थोड़ी सी आसान हो सकती है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसे किस तरीके से दिया गया, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ओवर द नाइट नहीं निकाल दिए गए। ठीक, इसे प्रिंसिपल्स को जिन्होंने भी दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात करते हैं या किसी की बात करते हैं, तो उन्होंने, हेनरी फोल की, तो उन्होंने प्रिंसिपल्स को काफी प्रैक्टिस करने के बाद, चीजों को समझने के बाद, एनालाइजेशन के बाद, ठीक है, तब उन्होंने ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए। खूब सारे एक्सपेरिमेंट करे इसके बारे में। ये फ्लेक्सिबल नेचर के, अभी हमने बात करी, ये रिजिड नेचर के नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ठीक है, इन एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, जब भी आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो सामने से क्या आपको चेंज दिखेगा, मतलब चेंजेस क्या आएंगे उसमें। ठीक है, किस तरीके से वो चीज रिएक्ट करेगी उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्या बिहेवियर होगा जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में कोई भी प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, तो सामने से क्या आउटपुट आपको मिलने वाला है, वो एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको बताया जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है। ठीक है, कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है, देखिए लास्ट में कंटिंजेंट का मतलब क्या बताया जा रहा है कि कंटिंजेंट का मीन्स होता है डिपेंडेंट होना किसी चीज पे। ठीक है, कंटिंजेंट का मतलब डिपेंडेंट होना कि पर्टिकुलर सिचुएशन पे, एज पर द सिचुएशन, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कंटिंजेंट की। कंटिंजेंट में इट इज as dependent,
कंटीजेंट को क्या माना गया है, डिपेंडेंट माना गया है कि प्रिंसिपल्स को, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, आज पर द कंडीशन, ठीक है, इसे आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। दे आर डिपेंडेंट as per सिचुएशन प्रिवेलिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया आपको कंटीजेंट का मतलब क्या हुआ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं जल्दी से। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है हमसे सिग्निफिकेंस की बात, कि क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। तो हैव टू टेक साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है, बिकॉज ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स, तो ये हम इससे साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करेंगे, जहाँ पे हम अपने ही कंसेंट, अपने ही जितनी भी हमारा मेंटल पावर है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे रूल ऑफ थंब को कतई इग्नोर कर दिया जाएगा, इसे फॉलो नहीं करा जाएगा। जो भी डिसीजन होंगे उसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल, एक साइंटिफिक फेनोमेना जरूर होगा हमारा, ठीक। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो डायनामिक नेचर का है, ठीक है। तो डायनामिक नेचर का है मतलब हर समय चेंज होता ही चला जा रहा है। तो उस चेंजेस को बियर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्रॉपर्ली अप्लाई करेंगे ताकि हम अब सिचुएशन से डील कर सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे तो आप रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद इनसाइट्स इनटू रियलिटी, अब इसका मतलब क्या है, इनसाइट इनटू रियलिटी का मतलब क्या है कि जब कभी भी मैनेजर किसी भी सिचुएशन में, जब कभी भी मैनेजर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलेगी, ठीक है, कुछ लर्निंग्स मिलेगी, अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। कुछ ऐसी भी गलतियां होंगी जो रिकरिंग नेचर की होंगी। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब आपको पता होगा। रिकरिंग विच ऑकर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो जो रिकरिंग नेचर की गलतियां होंगी, मैनेजमेंट तो उससे काफी अच्छे से वाकिफ हो चुका होगा। प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते समय वो रिकरिंग प्रॉब्लम्स को दोबारा फिर से 2 मिनट में सॉर्ट आउट कर सकता है, बिकॉज ही हैज प्रायर फेस्ड दोस प्रॉब्लम्स, पहले उसने ये प्रॉब्लम्स को फेस करके रखा होगा। तो फिर मैनेजर प्रोवाइड मैनेजर विद इनसाइट इनटू रियलिटी। देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेल्पफुल है। तो ये वाला पॉइंट इस तरीके से आप जस्टिफाई करेंगे कि जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम का अच्छी तरीके से पता लग जाता है, और जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स हैं उसे वो बहुत आसानी से नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें इनसाइड डेप्थ में डिटेल मिल जाती है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाते हैं कि असल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही थी और कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमें वहां पे अप्लाई करना है। अंडरस्टूड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो इसको पढ़ते समय, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस करा था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की जो टीम आती है, ठीक है, आगे मैनेजमेंट क्या कर रहा है, किसी भी फर्म को या कंपनी को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। कंपनी आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज क्लियर होंगी, अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, और लास्ट में क्या है, मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स क्लियर होते हैं। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं फ्यूल वर्सेस टेलर की, ठीक है। तो फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स रहे हैं और टेलर के प्रिंसिपल्स रहे हैं, ठीक है। 14 प्रिंसिपल्स हमने देखे थे फ्यूल के। फ्यूल ने हमारे 14 प्रिंसिपल्स देके रखे थे और टेलर के भी प्रिंसिपल्स हैं। सबको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस देख लीजिए जल्दी से क्या है। देखिए डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार है कि पर्सपेक्टिव जो फ्यूल का था उन्होंने फोकस करा है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। टेलर ने फोकस करा है शॉप फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, ठीक है। जो फ्लोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उससे फोकस करा गया है टेलर ने। फ्यूल ने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दी है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी क्या है इनकी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। और यहाँ पे टेलर की एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्लीकेबल टू स्पेशलाइज्ड सिचुएशन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में करना क्या है उस बारे में बातचीत हुई है यहाँ पे। अगला देख लीजिए, पर्सनालिटी क्या है, प्रैक्टिशनर है, ठीक है। और ये क्या है, साइंटिस्ट,
ठीक है। तो अब देखिए प्रैक्टिशनर और साइंटिस्ट में क्या अंतर आ रहा है। प्रैक्टिशनर मतलब जो एक्चुअल में जिसकी स्टडी पूरी तरीके से हो चुकी है, ठीक है, अब वो अपने सारी लर्निंग्स को क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, जो अपनी लर्निंग को इस समय इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, इस कंटिन्यूएशन में उसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, मतलब स्टडी वाला पार्ट सारा हो गया है। साइंटिस्ट क्या है, जो अभी भी क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है या फिर और इज डूइंग रिसर्च वर्क, ठीक है, या तो वो स्टडी कर रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में, या फिर उसमें पर्टिकुलरली रिसर्च कर रहा है कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, तो आपको डिफरेंशिएशन भी पता लग गया होगा दोनों में, प्रैक्टिशनर और साइंटिस्ट में, ठीक। और फ्योल को क्या कहा जाता है, ठीक है, फ्योल को हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है, और टेलर को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अंडरस्टूड। तो ये सारी चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में, और उन्हें ध्यान से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल रखा हुआ है, और इससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 14 प्रिंसिपल्स किसके रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पहला है यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि हम किसी काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, ड्यूटीज बना देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी इमेज रखी है, जिस इमेज पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्लासरूम टाइप का मैंने बना के रखा है, वहाँ पे एक पर्सन को खड़ा कर दिया, वो आपके टीचर है। तो क्लासरूम में टीचर ने क्या करा, पहले तो वर्क डिवाइड कर दिया, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को कुछ वर्क असाइन कर दिया, साथ में उन्हें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करी कि उस काम को करना है। इससे क्या होगा, क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा। अब डिसिप्लिन क्लास में जब बना रहेगा, तो जब कभी भी टीचर लेक्चर प्रोवाइड करेगा तो वहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, लोगों को एक डायरेक्शन मिलेगी। और यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल ही टीचर खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4-5 टीचर खड़े होकर लेक्चर दे रहे हैं। तो एक पर्सन जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसे फॉलो हो रहा है, तो इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आपको मिल रही है। क्लास में डिसिप्लिन बना हुआ है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है कि सबको पता है कि हमें जाना कहाँ पर है, ठीक है, वो टीचर ने आपको गाइड कर दिया। इससे क्या होगा, क्लास में हर एक स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा वो एक जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सब लोग अपने आप अपने बारे में, मतलब एक सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच के पूरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर अपने स्कूल के बारे में सोचेंगे, एक जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, ठीक है, ग्रुप गोल्स के बारे में सोचेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, हर एक स्टूडेंट्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा, जैसे कि कंपनी में या फर्म में एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन के तौर पे क्या पैसा मिलता है, ठीक है, सैलरी मिलती है, ठीक है, उसी तरीके से स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस ओवरऑल प्रोसेस में स्टूडेंट क्या एनालाइज कर रहे हैं कि हमारी क्लास में हमारे जो टीचर हैं उन्होंने से कुछ पावर अपने पास रखी हुई है, सेंट्रलाइज वे में रखी हुई है, और बाकी सारी पावर्स को क्या कर दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है। कोई बोर्ड की अथॉरिटी देख रहा है, कोई क्लास में आउट पास इशू कर रहा है, ठीक है, तो कोई मॉनिटर बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एनालाइजेशन हो गया। अब देखिए क्लास में ये चीज भी कहेगी कि सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, एक चेन फॉलो करनी है। चेन फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, क्लास रोटेशन करना है, सीट में रोटेशन करना है, आपका जो सीट होगा उसको रोटेशन करना है, वो भी एक ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए यहाँ से पूरी मैंने एक कहानी बना दी है। जो भी आपका सीट का रोटेशन होगा वो एक स्केलर चेन फॉलो करेगा, ठीक है, फर्स्ट सीट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से स्केलर चेन होगी। स्केलर चेन जो भी फॉलो होगी वो एक ऑर्डर में होगी। इससे क्या होगा, क्लास में इक्विटी बनी रहेगी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब ये रहता है कि फिर क्लास में बच्चों के बीच में ये नहीं होगा कि कुछ बच्चे हमेशा आगे ही बैठते हैं, कुछ बच्चे हमेशा पीछे ही बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग को ही बराबर इक्विवेलेंट तरीके से वो जज करा जाएगा, और हर एक बच्चे को आगे बैठने और पीछे बैठने का मौका मिलेगा। इसके बाद क्या हो जाता है, इक्विटी के बाद इससे क्लास की स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर कोई ये नहीं सोचेगा चलो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भाग जाते हैं या फिर स्कूल को छोड़ के भाग जाते हैं, उनको अच्छा लगेगा स्कूल के अंदर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब यही होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बारे में नहीं सोचता जब भी वो वर्किंग करता है, और वो स्टेबल तरीके से वहाँ पे काम करता है, एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज बार बार कंपनीज को छोड़ेंगे तो इससे कंपनीज को बहुत ज़्यादा लॉस होगा। किस तरीके से लॉस होगा, कंपनीज को फिर से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अपने एम्प्लॉयज को फिर से बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। हमारी रिसोर्सेस इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं होती और पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद इनिशिएटिव। अब क्लास में जब स्ट्रेंथ होगी तो हर एक बच्चा इनिशिएटिव लेगा, ठीक है, क्वेश्चंस पूछेगा क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है वहाँ पे। और फिर अल्टीमेटली यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्प्रिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। अब इसको सारी चीज़ें मैंने आपको क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी, बट आपको पेपर में क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखना, आपको इसकी कहानी बना के अपने मन में रख लेनी है, जिससे आपको 14 प्रिंसिपल जितने भी हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक। और फिर वहाँ पे एग्जामिनेशन में या फिर प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी।
ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट क्या करता है, वर्क को डिवाइड करता है, ठीक। साथ ही साथ में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इशू करेगा, इससे मैनेजमेंट जो भी फर्म होगा उसमें डिसिप्लिन बना रहेगा, सबको एक डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। उसी वे में सबको काम करना है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। इससे लोगों का जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा वो जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट होगा, उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपने पास कुछ पावर्स रखता है और वो लोअर लेवल और मिडिल लेवल को इशू नहीं करता। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है, कुछ पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देता है, मतलब लोगों में बांट देगा। अब लोग जिम्मेदारी देख रहे हैं उनकी, ठीक है। स्कॉलर चेन, ठीक है, मतलब हर जो भी चीज़ें होंगी, एक भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ एक प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेगी। जैसे मान लीजिए, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसानी तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए कि अगर ए को मैसेज कन्वे करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है ए, फिर यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है डी, यहाँ पे लिखा है ई और एफ। तो मान लीजिए अगर ए को मैसेज ट्रांसमिट करना है तो वो ए पहले बी के पास जाएगा, फिर बी सी के पास जाएगा, सी डी के पास जाएगा, डी ई के पास जाएगा और ई एफ के पास जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्कॉलर चेन, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, स्कॉलर चेन कहते हैं। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है, एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैसेज को जल्दी ही ट्रांसमिट करना है तो बी क्या कर सकता है, ई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है मैसेज अपना पहुंचाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है, बट वो कुछ सर्टेन केसेस में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हर एक चीज़ ऑर्डर में फॉलो होनी चाहिए। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इक्विटी फॉलो होगी, मतलब हर एक सबऑर्डिनेट सुपीरियर की रिस्पेक्ट करेगा और सुपीरियर भी सबऑर्डिनेट की रिस्पेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। सारे ही एम्प्लॉयज इनिशिएटिव ले आगे आके अपने व्यूज को रखे सामने। जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही हो तो एम्प्लॉयज छुप के बैठ ना जाए, ठीक है, वहाँ पे वो इनिशिएटिव ले। और लास्ट में सब लोग अगर यूनाइट होकर चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करेगा, आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेक्निक्स की। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में टेलर्स ने जो टेक्निक दी थी, पहला स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हम रिलीज करने जा रहे हैं तो उसकी क्या क्वांटिटी रहने जा रही है, क्वालिटी क्या रहेगी, इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे, हर एक चीज़ इसमें मेंशन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें पहले से सेट होनी चाहिए, ठीक है। तो सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का भी मतलब होना चाहिए कि मतलब जो भी चीज़ें आप आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो हर दिन का डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, सब चीज़ से मैच होना चाहिए, ठीक है। जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने प्रोडक्ट बनाया 20 ग्राम्स का, ठीक, तो अगली बार जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें 19 ग्राम्स नहीं होना चाहिए। पहली बात तो कोई भी एम्प्लॉयज़ का अगर परफॉर्मेंस, अगर वो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका आउटपुट 100 यूनिट्स में होना चाहिए। ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी हम सेटअप करेंगे टू अचीव टारगेट्स ऑन टाइम, और जो भी टारगेट्स दिए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ को उन्हें वैसे टाइम पे कंप्लीट करना है। मेंटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है कि सबऑर्डिनेट का सुपीरियर की तरफ जो एक बिहेवियर रहता है उसमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का रहना चाहिए। सेम वाइस वर्सा, अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट की तरफ देख रहा है या सबऑर्डिनेट सुपीरियर की तरफ देख रहा है, दोनों का एस्पेक्ट एक दूसरे की तरफ क्या होना चाहिए, बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है मेंटल रेवोल्यूशन कि हमें अपनी पहली सोच को बदलना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंजेस आएंगे, उसके अलावा नहीं आ सकते। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये हमें क्या कहता है, ये सिस्टम हमें क्या कह रहा है, ये सिस्टम हमें ये कह रहा है कि वेजेस जो प्रोवाइड करी जाएंगी वर्कर्स को, उनके काम के अकॉर्डिंग पे करनी चाहिए, ठीक। जितना वो काम करेंगे, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको वेजेस ज़्यादा मिलनी चाहिए, अगर वो कम काम करते हैं तो उनको वेजेस उसी के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। इसके बाद वर्क स्टडी टेक्निक्स दी गई है, जहाँ पे बताया गया है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। हर एक चीज़ के बारे में स्टडी बताई गई है। मोशन स्टडी, मेथड स्टडी का मतलब क्या है, मेथड स्टडी में ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले किसी भी काम को करने के जितने भी तरीके होते हैं, पहले तो आप उसे लिस्ट आउट कर लीजिए। किसी भी काम को करने के जितने भी तरीके होते हैं उसे आप लिस्ट आउट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब इन सारे ही तरीकों पे आप ध्यान से हर एक इंडिविजुअल को इम्प्लाई करके देखिए कि कौन सा बेस्ट काम कर रहा है, और इसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आपको चूज करना है। जैसे मान लीजिए प्लान नंबर 4 हमारा काम हो गया, ठीक है, तो ये चौथा तरीका बहुत ही अच्छा था, इफेक्टिव था, ठीक। तो इस चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने पहला मेथड ढूंढा और किसी भी काम को करने का पहला मेथड और उसी को पकड़ के हमने काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको स्टडी करनी है, किसी भी काम को करने से पहले स्टडी करनी है। उसके बाद मोशन स्टडी को करना है कि मतलब जो आपके फर्म के अंदर जितना भी मोशन हो रहा है, लोग मोशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा रहे हैं,
जैसे आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए तो आप पूरे फर्म में घूम रहे हैं इधर उधर, आपको पता नहीं टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कहाँ रखे गए हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको जैसे वॉशरूम यूज़ करना है, ठीक, वॉशरूम यूज़ करने की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, रिसेप्शन एक पर्टिकुलर जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई बुक्स पढ़नी है तो वहाँ पे उसकी भी एक जगह होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ अपनी जगह पे अगर होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आपका वर्किंग स्पेस आपको पता होना चाहिए कि आपको आज कहाँ बैठ के, आपकी डेस्क क्या है, कहाँ पे काम करना है आपको, सिस्टम कहाँ पे प्रोवाइडेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मोशन स्टडी हमें ये बताता है कि जो अनप्रोडक्टिव मोशन है उसे कट डाउन करना है और जो प्रोडक्टिव मोशन है उन्हें ही रखना है ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कोई पर्सन किसी भी चीज़ के सर्च में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में घूम रहा है और घंटों घंटों उसने बर्बाद कर दिए, और जब यहाँ पे बारी आती है काम करने की तो वहाँ पे वो काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि किसी भी वर्क को करने के लिए आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो वो एप्रोप्रिएट समय को निकालना ही आपका यहाँ पे मेन टास्क रहता है। कि मान लीजिए कोई भी आपको अगर टास्क दिया गया है तो उस टास्क को करने में आपके अकॉर्डिंगली जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। 40 यहाँ पे 40 मिनट्स लग रहे हैं किसी को काम करने में, या 45 मिनट्स लग रहे हैं। तो उस तरीके से आप क्या करेंगे, स्टडी करके एप्रोप्रिएट टाइम सेट करेंगे और उसी टाइम में सबको करना होगा उस काम को, ठीक है। अब उसके बाद फटीग स्टडी का मतलब होता है थकावट, ठीक है। कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी वर्कर, ठीक है, कितनी देर करने के बाद थक जाता है, उसको रेस्ट का टाइम कितना मिलना चाहिए। जैसे आपको स्कूल में क्या मिलता है, लंच ब्रेक होता है ना, तो वो लंच ब्रेक एप्रोप्रिएटली सेट करा जाता है कि कितने टाइम्स का होना चाहिए। अपने कंसेंट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए कि चलो वर्कर्स को देते हैं 10 मिनट का टाइम, ठीक है। किसी वर्कर को आपने कह दिया चलो तुम 15 मिनट आराम कर लो उसके बाद काम कर लेना, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करती। हमें वर्क करना है एक प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। वहाँ पे सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, सबसे पहले ही एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा कि हमें इतना टाइम मिलने वाला है, इसके बाद हमारा ब्रेक खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या कहता है कि फैक्ट्री को, जो फैक्ट्री मैनेजर होगा उसको आप 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में 4 हेड होंगे और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 हेड होंगे। तो इन टोटालिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 हेड्स को बना दिया जाता है। हर एक अपने अपने डिपार्टमेंट में 8 हेड बने हुए हैं। अब उन 8 हेड का कुछ ना कुछ काम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज में कौन कौन है, डिसिप्लिनेरियन है। डिसिप्लिनेरियन देखिए नाम बता रहा है आपको कि पूरे ही और प्लानिंग इंचार्ज मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन बना रहे हैं, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये एश्योर करते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको ये इंस्ट्रक्ट करता है कि आपका काम क्या है, ठीक है। रूट क्लर्क आपको वो रास्ता बताता है कि आपको किस वे में चीज़ों को करना है। सबसे पहले स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आपको बताता है कि आपको कितनी देर में, कितने समय में इस काम को कंप्लीट करना है और उस पर कॉस्ट लगने वाली कॉस्ट लागत क्या रहेगी, ठीक। स्पीड बॉस ये इंश्योर करता है, ये देखिए प्रोडक्शन इंचार्ज में हम आ गए। स्पीड बॉस ये इंश्योर करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो स्पीड में कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लेजी होकर काम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गैंग बॉस क्या होता है, गैंग बॉस मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में प्रोडक्शन करते समय जितनी भी चीज़ें एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है, वो सारी रिक्वायर्ड और एसेंशियल चीज़ों को प्रोवाइड करने की ड्यूटी इसकी रहती है, गैंग बॉस की रहती है, ठीक है। इसके बाद सब कुछ मिलेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। रिपेयर बॉस का मतलब क्या, मशीन सब वर्क कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी एफिशिएंसी कम होगी, किसी में कोई रिपेयरिंग मांग रहा होगा, तो रिपेयर बॉस का काम यही है। इंस्पेक्टर अब ओवरऑल हेड हो जाता है, वो हर एक चीज़ को इंस्पेक्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट टॉपिक बचता है हमारा प्रिंसिपल्स। क्या बताया गया है प्रिंसिपल्स, ये पहला बताया गया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जब भी आप देखिए कहा गया है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेंगे तो वहाँ पे आप साइंस के बेसिस पे लेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे उसकी, आप रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करेंगे। रूल ऑफ थंब क्या कहता है, जो पुरानी मान्यताएं हैं, आप जिस तरीके से सोचते थे या जो भी आपके एंसेस्टर सोचते थे, आप उस चीज़ को इम्प्लाई नहीं करेंगे। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो इससे पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स इसे रन करते थे, ग्रैंड फादर रन करते थे, फादर रन करते थे, अब वो नहीं है इस समय, तो आप इसके ओनर बन गए हैं, ठीक है। आप ओनर बनते ही अब आप कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे एम्प्लॉयज़ को 20 मिनट्स का ब्रेक देते थे, तो हम भी क्या करेंगे, हम 20 मिनट्स का ब्रेक देंगे, उससे ना ऊपर ना उससे ना कम, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो डायनामिक नेचर का है, वो चेंज होता रहा है, डायनामिक नेचर का है, वो चेंज होता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों की नीड भी बढ़ रही है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको जो भी डिसीजन लेना है वो रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है, साइंटिफिक स्टडी करनी है, यही बता रहा है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हमें एकजुट होकर चलना है, हमें कन्फ्लिक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हमें अपने बारे में मतलब इंडिविजुअल तरीके से नहीं सोचना
कि हमारी सोच क्या है। हमें कोऑपरेट करना है लोगों के साथ में। अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये रहा प्लानिंग डिपार्टमेंट और ये रहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अगर कोई चीज़ सोच कर रखा है तो उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही तो करेगा। अगर वो कह रहा है 1000 यूनिट बनानी है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं 500 से तो ऊपर बनी नहीं सकती, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं हो पाएगा। ये दोनों को आपस में बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये निकालना पड़ेगा कि हाँ बिल बांट के अगर हम लोग काम करें सही तरीके से तो 800 यूनिट प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस पर प्लानिंग भी अग्री करेगा और प्रोडक्शन भी अग्री करेगा और वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला आपसे कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हर एक एम्प्लॉय का, जो भी आपके यहाँ काम कर रहा है, एम्प्लॉय हो चाहे वर्कर हो, उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को अचीव कराना है किसी भी तरीके से, ठीक है। उसे गाइड करके, उसे ट्रेन करके, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी, एक सबका एक मैक्सिमम लेवल होता है। जैसे आप ये भी स्टडी कर रहे हैं तो आपने अपना 100% नहीं दिया होगा, ठीक है, बट आपकी एक्सपेक्टेड, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को, वो तो आप 100% ही कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने परसेंटेज चाहिए तो सर 99% के अबव चाहिए। बट अगर आपको ये चीज़ अचीव करनी है तो आपको अपनी एफिशिएंसी को अनलॉक करना पड़ेगा। जो लिमिट है आपकी, उस लिमिट को आप टच करिए, देन यू विल श्योरली अचीव गुड मार्क्स। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। यहाँ पे हमने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम सारे ही चैप्टर्स को कवर करेंगे BSc के। टिल देन कीप लर्निंग।